नमस्कार साथियों, प्रिय विद्यार्थियों। मैं फिर आज आप लोगों के सम्मुख मार्केटिंग मैनेजमेंट से संबंधित एक वीडियो लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के विद्यार्थियों के साथ साथ महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले ऐसे विद्यार्थी जो विपणन प्रबंध से अवगत होना चाहते हैं, उन्हें शिक्षित करना मात्र है। मेरा उद्देश्य किसी प्रकार से किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन करना नहीं है। आज के वीडियो में मैंने मुख्य रूप से शामिल किया है उत्पाद को। उत्पाद से संबंधित जो जो चीज़ें मार्केटिंग में आती हैं, लगभग उन चीज़ों को शामिल करने का प्रयास मैंने इस वीडियो में किया है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। तो अगर हम बिल्कुल संक्षेप भाषा में से कहें तो भौतिक और रासायनिक गुणों से निहित पहचान योग्य सदृश्य आकृति ही प्रोडक्ट कहलाती है। अर्थात जो भौतिक रूप से उपलब्ध हैं या रासायनिक गुणों के रूप में उपलब्ध हैं, वही उत्पाद कहलाता है। लेकिन जब हम विपणन की दृष्टि से इस उत्पाद को देखते हैं तो इसका अर्थ बहुत व्यापक होता है। अर्थात प्रत्येक ब्रांड एक अलग अलग उत्पाद हो सकता है, लेकिन संकीर्ण अर्थ में वह एक उत्पाद ही कहलाता है। जैसे हम इसको उदाहरण लेते हैं कि अगर हमारे पास अलग अलग ब्रांड के 5 साबुन हैं तो ये व्यापक अर्थ में 5 अलग अलग उत्पाद कहलाएंगे। लेकिन जब हम संकीर्ण अर्थ में देखेंगे इसको तो पांचों हमें सिर्फ साबुन ही दिखेंगे। इसकी परिभाषा है डब्ल्यू एल्डरसन के अनुसार जो है, उत्पाद उपयोगिताओं का एक पुलिंदा है जिसमें उत्पाद के विभिन्न लक्षण और उसे साथ दी जाने वाली सेवाएं सम्मिलित होती हैं। उत्पाद में दोनों चीज़ों को यहाँ पे इन्होंने शामिल किया है, उत्पाद के लक्षण और उसके साथ दी जाने वाली सेवा। फिलिप कोटलर जी की परिभाषा है, एक उत्पाद क्रेता को संतुष्टियों अथवा सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता वाले भौतिक, सेवा एवं चिन्हात्मक विवरणों का पुलिंदा है। जो भौतिक सुविधा प्रदान करते हों या किसी प्रकार की सेवा प्रदान करते हो, उसका एक चिन्हात्मक विवरण को उन्होंने प्रोडक्ट माना है। उत्पाद का वर्गीकरण कैसे करते हैं हम? तो सबसे पहली बात आती है औद्योगिक उत्पाद की। औद्योगिक उत्पाद के अंतर्गत उत्पादन संबंधी उपकरण एवं सेवा, अर्थात ऐसे उपकरण जिससे किसी चीज़ का उत्पादन होता हो या कोई उनसे संबंधित सेवा होती है। इसी में दूसरी बात होती है उत्पाद हेतु कच्चा माल। किसी उत्पाद को बनाने के लिए जो भी कच्चा माल होगा वो औद्योगिक उत्पाद कहलाता है। उत्पाद संबंधी आपूर्तियाँ, उत्पाद को बनाने के लिए जो भी प्रकार की आपूर्तियाँ होती हैं वो सभी औद्योगिक उत्पाद ही कही जाती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आती है प्रबंध माल, जैसे इसमें कंप्यूटर को, एसीज को आदि को शामिल किया जाता है जो प्रबंध से संबंधित हैं। अब बात आती है उपभोक्ता उत्पाद की। तो उपभोक्ता उत्पाद में सबसे पहले आते हैं सुविधा वाले उत्पाद, ऐसे उत्पाद जिन्हें उपभोक्ता बार बार, तुरंत एवं न्यूनतम तुलना से खरीदता है। तब ऐसे उत्पाद जिसको वो बार बार खरीदता हो, तुरंत खरीदता हो और बहुत कम तुलना करता हो, जैसे साबुन हो गई, दवाइयाँ हो गई और या सिगरेट आदि हो गई। मैं यहाँ सिगरेट का विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, इसका उपयोग ना करें, ये सिर्फ एक उदाहरण है। बिक्रीगत उत्पाद, ऐसे उत्पाद इसमें आते हैं जिनको क्रय करने की पूर्व उपभोक्ता उपयुक्तता, मतलब उसके लिए ज़रूरी है या नहीं, उसकी किस्म, उसकी कीमत और उसकी शैली से तुलना करता है। जैसे फर्नीचर, जब हम खरीदने जाते हैं तो कई प्रकार से तुलना करके देखते हैं उसकी। महिला परिधान, महिलाएं जितने भी कपड़े खरीदते हैं आप जानते हैं कि किस प्रकार से वो खरीदते हैं। जूते हो गए, साड़ियाँ हो गई, ये सब बिक्रीगत उत्पाद के अंतर्गत आते हैं। विशिष्ट उत्पाद, ऐसे उत्पाद जिसमें अद्वितीय विशेषता होती है, जिसे कारणवश या स्टेटस सिंबल के रूप में क्रय किया जाता है। तब ये ऐसे उत्पाद हैं जिसको हम अपना स्टेटस सिंबल मान के क्रय करते हैं, जैसे कार हो गए, कोई मूल्यवान उपकरण हो गया, और सबसे बड़ी बात आजकल मोबाइल की चलती है।
इसी में एक चीज़ आती है कि प्रोडक्ट मिक्स क्या है, उत्पाद मिश्र। तो उत्पाद अंतर्लय भी बोलते हैं इसे हिंदी में, या मिश्र भी बोलते हैं। किसी संस्था द्वारा विक्रय हेतु तैयार किए गए उत्पादों की पूर्ण सूची होती है। जैसे एक ही कंपनी यदि साबुन, टूथपेस्ट, किराना सामान, सौंदर्य प्रसाधन आदि जैसी चीज़ें एक साथ बनाती हैं तो ये सभी उत्पाद उसका उत्पाद मिश्र कहलाएगी। बहुत साधारण शब्द कहें तो एक कंपनी यदि 5 प्रकार की वस्तुएं बनाती हैं तो पांचों वस्तुएं उसके उत्पाद मिश्र कहलाएंगी। इसमें अलेक्जेंडर, कॉस एवं हिल की एक परिभाषा है कि एक फर्म का संपूर्ण उत्पाद समूह उत्पाद अंतर्लय या मिश्र कहलाता है। विलियम जे स्टेंटन की एक परिभाषा है, उत्पाद अंतर्लय या मिश्र से आशय एक कंपनी द्वारा विक्रय हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त उत्पादों की पूर्ण सूची से है। कोई भी निर्माता जब अपने द्वारा प्रोडक्ट निर्मित की जा रही वस्तुओं को प्रस्तुत करता है जो सूची सहित, तो उसे हम उत्पाद मिश्र कहते हैं। इसको कौन कौन से घटक हैं जो प्रभावित करते हैं? कंपनी की छवि में जब परिवर्तन होती है तो इसके लिए क्या करते हैं, कंपनी एक ही उत्पाद में नीची कीमत और ऊंची कीमत वाले उत्पादों को शामिल करती है। जैसे उसका लेटेस्ट उदाहरण जिसे आप सबसे ज़्यादा जानते हैं, मोबाइल फ़ोन आप ले सकते हैं। एक ही कंपनी के एक ही मोबाइल के कई वेरिएंट आपके सामने आते हैं ताकि आप जो आप ख़रीदना चाहते हैं उसे ख़रीद लें। उसमें नीची कीमत की भी होती है और ऊंची कीमत वाली भी होती है। वित्तीय कारण भी हैं जो उत्पाद मिश्र को प्रभावित करती हैं। जैसे कई बार प्रतिस्पर्धा के कारण कोई उत्पाद बाहर हो जाता है, मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और हम उस प्रतिस्पर्धा के यदि सामना नहीं कर पाए तो हम बाहर हो जाते हैं। उत्पादन का प्रभाव, यदि लगातार अधिक लागत लग रही है किसी उत्पाद को बनाने में तो भी वो उत्पाद मिश्र को प्रभावित करती है। इसलिए ज़रूरी है कि उत्पाद की लागत कम से कम हो। विपणन को भी प्रभावी बनाना पड़ता है यदि हम उत्पाद मिश्र को बेचना चाहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि नवीन बाज़ारों की खोज करें और जो अप्रचलित हो रहे हैं ऐसे उत्पादों का परित्याग कर दें। प्रतिस्पर्धियों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं, इसमें मुख्य रूप से होता है उत्पाद विभेदीकरण। विभेदीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। मान लें हम इसे एक प्रकार से, हम उत्पादों को अपने जो प्रतिस्पर्धी हैं उससे क्या अलग कर सकते हैं, उसमें क्या भेद कर सकते हैं। बाजार मांग में परिवर्तन, क्रेताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि होने से उसी अनुरूप में उत्पादों मिश्र में भी परिवर्तन करना चाहिए ताकि उसी प्रकार से वो बिक सके। एक बात इसी में और आती है कि उत्पाद रेखा क्या होती है। प्रोडक्ट मिक्स ये हो गई, उत्पाद रेखा हम किसे कहते हैं? तो ऐसे उत्पाद जिन्हें एक मूल्य क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता हो, एक ही मूल्य क्षेत्र में आते हों, जिनके विपणन विधियां एक समान हो, जिनका प्रयोग एक दूसरे के साथ किया जाता हो, वे समान प्रकार के उपभोक्ता समुदाय की आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं। तो इसे हम एक उत्पाद पंक्ति या उत्पाद रेखा कहते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है पैकेजिंग। पैकेजिंग का सामान्य अर्थ है वस्तुओं की सुरक्षा प्रदान करना, उसे आकर्षित बनाना। हम जब आधुनिक अर्थ में इस पैकेजिंग की परिभाषा में जाते हैं तो एक ही प्रकार की वस्तु को प्रतिस्पर्धियों से भिन्न दिखाना तथा पैकेजिंग के आधार पर अधिक से अधिक ग्राहकों को आकर्षित करना पैकेजिंग कहलाता है। पैकेजिंग में लेबल, छाप, चिन्ह सभी को शामिल किया जाता है। अर्थात पैकेजिंग को अगर हम बिल्कुल छोटे शब्द में समझें तो लोगों को आकर्षित करना और उसे सामग्री को सुयोग्य बनाना कि हम उसे आसानी से इधर उधर ले जा सकें, हम उसे पैकेजिंग कहते हैं। इसमें विलियम जे स्टेंटन की एक बहुत अच्छी परिभाषा है। पैकेजिंग को उत्पाद नियोजन की क्रियाओं के उस सामान्य समूह की तरह परिभाषित किया जा सकता है जिसमें किसी उत्पाद के लिए आधान पात्र अथवा रैपर का निर्माण और उनका डिजाइन तथा अभिकल्पना से संबंध होता है। इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं? तो पैकेजिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है विक्रय में वृद्धि करना होता है, और विक्रय में वृद्धि करने के साथ साथ जो इसमें
फ़ोटोज़ वगैरह हमें दिखती हैं, वो विक्रय प्रवर्तन या सेल्स प्रमोशन के भी काम आती हैं और वही विज्ञापन के भी काम में आती हैं। पैकेजिंग का एक उद्देश्य होता है मितव्ययता लाना, जैसे टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, घी का डिब्बा, सौंदर्य प्रसाधन की पैकेजिंग। जब आप देखते हैं टूथपेस्ट की पैकेजिंग ऐसी की जाती है कि आप उसमें से अपने आवश्यकता अनुसार ही ले सकें। हेयर ऑयल आप लगाते जो हैं उसकी पैकेजिंग इस प्रकार से की जाती है कि हम आसानी से उसे निकाल सकें। घी का डिब्बा आप देखते हैं तो उसकी पैकेजिंग बड़ी मुँह वाली रहती है तो हम आसानी से निकाल सकें। इसी प्रकार से सौंदर्य प्रसाधन की जितनी भी वस्तुएं आती हैं सबकी पैकेजिंग उसके उपयोग के आधार पर निर्भर करती है। पैकेजिंग का उद्देश्य एक प्रकार से सुविधा प्रदान करना भी होता है ताकि आसानी से उस वस्तु को कहीं भी लाया ले जाया जा सके। पैकेजिंग वस्तुओं की धूप, धूल, मिट्टी, कीड़े मकोड़े, टूट फूट से भी सुरक्षा प्रदान करती हैं। पैकेजिंग वस्तुओं के आकर्षण में वृद्धि करती है जिससे ग्राहक उसे लेने के लिए तत्पर हो जाता है। इसमें एक उदाहरण देखें, आप बच्चों के साथ अगर कहीं जाते हैं तो उनको कोई पैकेट इतना लुभावना लगता है कि वो लेना है। उन्हें उसका नाम नहीं मालूम होता लेकिन वो सिर्फ पैकेट को देख के पहचान जाते हैं कि ये वही पैकेट है जिसे वो पसंद करता है। अन्य उद्देश्यों में हम क्या करते हैं कि हम नवीनता लाना चाहते हैं, इसलिए आप देखे हैं कि आजकल जो वस्तुएं आती हैं बीच बीच में उसकी पैकिंग बदलते रहती है। उत्पाद के विभिन्नीकरण भी सहायक होते हैं। उसी प्रकार के अगर कई उत्पाद हैं तो उसके विभिन्नीकरण में भी वो सहायक हो जाता है, पहचानने में सहायक हो जाते हैं। उत्पाद में निर्माण की तिथि तथा उपयोग की अंतिम तिथि लिखी होने से उसे लेना आसान हो जाता है। पैकेजिंग में प्रयोग की विधि भी लिखी होती है जिससे उपयोग में सहायक होता है। और पैकेजिंग उपयोगी भी होती है। उपयोगी भी कैसे होती है, जैसे हम कई बार देखते हैं तेल का हम डब्बा लाते हैं और उसे दूसरे कामों में उपयोग में ले लेते हैं। हम च्यवनप्राश या कोई ऐसे खाने की वस्तुओं का डब्बा लाते हैं और बाद में उसे हम कुछ दूसरा सामान रखने में उपयोग में ले लेते हैं, तो इसलिए इस पैकेजिंग को उपयोगी भी माना गया है। इसके लाभ क्या क्या होते हैं, तो निर्माताओं को क्या क्या लाभ होते हैं, तो उनके विक्रय वृद्धि हो जाती है, विक्रय में वृद्धि होती है, वस्तुओं की ख्याति बढ़ती है, भंडारण में आसान होता है, मिलावट जैसी चीज़ें कम हो सकती हैं, विक्रय संवर्धन जैसे मैंने पहले बताया सेल्स प्रमोशन सुरक्षित एवं आकर्षक भी होता है जिससे निर्माताओं को विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। मध्यस्थों को क्या लाभ होते हैं, ये इससे विज्ञापन में सुविधा हो जाती है, भंडारण में भी तो उनको भी सुविधा होती है, दिखाने एवं विक्रय में सुविधा हो जाती है। एक डिब्बा हम सामने ला के रख देते हैं, कोई आता है तो ग्राहक को उसे हम दिखा देते हैं कि भाई इस प्रकार के पैकिंग में है। इसके साथ ही साथ लाने ले जाने में भी सुविधा होती है और सबसे बड़ी बात है कि इसको पहचान करना आसान हो जाता है। उपभोक्ताओं को किस प्रकार के लाभ मिलते हैं, तो उपभोक्ता आसानी से पहचान लेता है। जैसे पुराने समय में गांव में जाकर किसी भी किराना दुकान में अगर किसी को लूज मोशन हो रहे हैं तो बोली जाती थी कि हमें पीली पत्ती वाली दवा दे दीजिए, तो वो इससे बचाव वाली एक पीली पत्ती की गोली आती है वो तो उससे दे देता था। ये उसके पहचान में सुविधा है। उचित प्रयोग की सलाह भी लिखी हुई होती है, हम उचित तरह से प्रयोग भी करते हैं। साथ ही साथ हमें जितनी आवश्यकता होती है हम उतनी चीज़ें वहाँ से निकाल पाते हैं। मिलावट से भी बचाव हो जाता है, इससे ग्राहकों को इसे लाने में सुविधा मिलती है। और साथ ही साथ जैसे मैंने पहले बताया कि इसके डिब्बे या इसके शीशियाँ या इसके रैप और जो चीज़ें हैं में भी आ जाती हैं। इसके डिटेल के लिए आप पुस्तक का अध्ययन जरूर करें। अब बात आती है ब्रांड की। हम बार बार बात करते हैं ब्रांड, हमें तो यही ब्रांड अच्छा लगता है, हमें तो यही ब्रांड का मोबाइल लेना है, हम तो ये ब्रांड की चीज़ें ही खाते हैं। तो ये ब्रांड होता क्या है, तो उत्पाद के पहचान के लिए जिस व्यापारिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे ब्रांड कहते हैं। ये शब्द भी हो सकते हैं, कोई अक्षर भी हो सकता है, कोई प्रतीक भी हो सकती है, कोई डिज़ाइन भी हो सकता है या कोई चिन्ह भी हो सकता है। इनमें से कोई भी चीज़ ब्रांड हो सकती है। इसमें एक परिभाषा है विलियम जे स्टैंटन की कि सभी ट्रेडमार्क ब्रांड हैं और इस प्रकार इसमें वे शब्द, लेख या अंक शामिल हैं
जिनका उच्चारण हो सकता है। इसमें तस्वीर की डिज़ाइन भी शामिल हैं। इन्होंने तो ट्रेडमार्क को भी ब्रांड मान लिया है। मैं आगे बताऊंगा ट्रेडमार्क क्या होता है। एक अच्छे ब्रांड की क्या क्या विशेषता होती है। तो ब्रांड का नाम विशिष्ट होना चाहिए, अर्थात वही नाम और वस्तुओं के ना हों। ब्रांड को नारेयुक्त तो बनाया जा सकता है, जैसे बोला जाता है रामबाण मलहम। ब्रांड का पंजीकरण होना चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। ब्रांड में किसी भी प्रकार की अश्लीलता नहीं झलकनी चाहिए। समय समय पर ब्रांड में परिवर्तन करते रहना चाहिए। ब्रांड का नाम आकर्षक होना चाहिए ताकि लोगों के जुबान में जल्द से जल्द चढ़ सके। ब्रांड का नाम सफलता की गारंटी होना चाहिए। अब ब्रांड का नाम सरल एवं सूक्ष्म होना चाहिए। इतना बड़ा भी ना हो कि हम उसे लेने में हमें कठिनाई महसूस हो, या इतना सूक्ष्म भी ना हो कि हम उसे भूल जाएं। अब ट्रेडमार्क और ब्रांड में क्या अंतर होते हैं। तो मैंने बताया ट्रेडमार्क का आशय क्या होता है। तो ट्रेडमार्क जो है ये भी एक प्रकार का ब्रांड ही है, लेकिन इसे वैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है। और भारत में ट्रेडमार्क के पंजीयन के लिए इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट 1940 लागू है। इसमें आर.एस. डाबर की एक बहुत अच्छी परिभाषा है। ट्रेडमार्क शब्द को सामान्यतः ब्रांड के स्थान पर उस समय प्रयुक्त किया जाता है जबकि ब्रांड का पंजीयन कराना होता है और वैधानिक कार्रवाई की आवश्यकता होती है। यदि हम ब्रांड को पंजीयत कराना चाहते हैं तो हम उसे ट्रेडमार्क बना लेते हैं। हम दोनों में क्या अंतर है देखिए। ब्रांड और ट्रेडमार्क में सभी प्रकार के ट्रेडमार्क ब्रांड हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रकार के ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं हो सकते। ब्रांड का उपयोग एक से अधिक निर्माता कर सकता है। जैसे आप मोबाइल में आजकल देखते हैं प्लस, प्रो, M1, M2 इस प्रकार से, तो ये इसी प्रकार के नाम के बाकी कंपनी उसके भी आते हैं। तो वो ब्रांड का उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन किसी के ट्रेडमार्क का उपयोग नहीं कर सकते। ब्रांड की नकल की जा सकती है, लेकिन ट्रेडमार्क की नकल नहीं की जा सकती। अगर ऐसा किया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ब्रांड उत्पाद के गुणों को बताता है। ब्रांड जो होता है वो किसी भी उत्पाद के गुण को बताता है, जबकि ट्रेडमार्क निर्माता के बारे में बताता है। ब्रांड का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन ट्रेडमार्क का पंजीकरण अनिवार्य होता है। ब्रांड का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि ट्रेडमार्क का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। अब हम आगे आते हैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर पे, जो है उत्पाद जीवन चक्र से संबंधित। इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एक उत्पाद के बाजार में प्रस्तुतिकरण से लेकर उसकी पतनावस्था तक का क्रम उत्पाद जीवन चक्र कहलाता है। जैसे मनुष्य के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्था होती हैं, वैसे ही बाजार में उत्पाद की भी विभिन्न अवस्था होती है और लास्ट में वह बाजार से लुप्त हो जाता है। इसमें एक फिलिप कोटलर की बहुत अच्छी परिभाषा है। उत्पाद जीवन चक्र किसी उत्पाद के विक्रय इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं को जानने का प्रयास है। उत्पाद जीवन चक्र को मैं अगर बिल्कुल संक्षेप शब्दों में बोलूं तो वो उत्पाद का जीवन चक्र जब वो आपके सामने आया और जब आपके सामने से खत्म हो। आपने देखा होगा कई सारी वस्तुएं मार्केट में आती हैं, धीरे धीरे उसका उपयोग बहुत बढ़ता है और फिर एक समय ऐसे भी आती है कि लोग उस वस्तु को लेना पसंद ही नहीं करते। इसमें सबसे पहली अवस्था आती है प्रस्तुतिकरण की, मतलब बाजार में कोई नया वस्तु प्रस्तुत किया जाता है। इसकी दूसरी अवस्था है विकास की, जब वो प्रोडक्ट विकास की ओर अग्रसर होता है। इसकी तीसरी अवस्था आती है परिपक्वता। ये ऐसी अवस्था है जब वो उत्पाद परिपक्व हो जाता है और मार्केट में अपनी एक अच्छी पकड़ बना लेता है। इसके बाद की अवस्था आती है संतृप्ति। लोग इसको लेकर संतृप्त होते हैं, चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे पास रहे। इसके बाद की अवस्था प्रारंभ होती है पतन की अवस्था। जब बहुत ज़्यादा ये उत्पाद उपयोग होने लगता है तो धीरे धीरे वो उत्पाद पतन की अवस्था की ओर जाता है और अंत में वो मार्केट से अप्रचलित हो जाता है, अर्थात धीरे धीरे लोग उसे लेना बंद कर देते हैं। जैसे बहुत पहले एक मोटरसाइकिल आया करती थी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित थी, लेकिन अब
वो बिल्कुल पूरी तरह से प्रचलन से बाहर हो गई है। इसका एक कर्व बनता है, ये इस प्रकार से इसका एक कर्व बनता है जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है और फिर ऊपर से नीचे की ओर आ जाता है। अब बात करते हैं हम उत्पाद जीवन चक्र को प्रभावित करने वाले घटक। कौन कौन से घटक हैं जो इस उत्पाद जीवन चक्र को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहली जो बात आती है वो उत्पाद जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में सही निर्णय लेकर हम उत्पाद के जीवन चक्र को बढ़ा सकते हैं। जैसी अवस्था में उत्पाद है, अगर हम उसमें सही निर्णय लेते हैं तो हम उसके जीवन चक्र को बढ़ा सकते हैं। जिन उत्पादों में जोखिम कम होता है उनका जीवन चक्र भी लंबा होता है, जिसमें जोखिम ज़्यादा होंगे उसका जीवन चक्र भी सीमित होगा। यदि हम किसी उत्पाद का पेटेंट करा लेते हैं तो उसके जीवन चक्र को बढ़ा सकते हैं। तो जब किसी वस्तु का पेटेंट हो जाता है तो कोई भी प्रतिस्पर्धी मार्केट में उस वस्तु का नहीं होता। जो आर्थिक शक्तियाँ होती हैं वो भी उत्पाद के जीवन चक्र को प्रभावित करती हैं। जैसे अगर किसी वर्ष फसल बहुत अच्छी हो, फसल को बेचने से किसान को बहुत अच्छा धन मिला हो, तो उस वर्ष बहुत सारे उत्पाद मार्केट में नए आते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में उसका सेल होता है। अगर प्रतिस्पर्धियों के प्रवेश की गति बहुत ज़्यादा है तो वो भी उत्पाद के जीवन चक्र को प्रभावित करती है। बाजार में स्वीकृति की गति जितनी अधिक होगी उत्पाद का जीवन चक्र उतना ही कम होगा। अर्थात जितनी ज़्यादा वस्तुएं बाजार में आएंगी और लोग जितनी तेज़ी से उन वस्तुओं को स्वीकृत करेंगे तो पुरानी वस्तुएं धीरे धीरे पतन अवस्था की ओर जाने लगती हैं। इसी तरह से तकनीकी में भी लगातार तथा जल्दी जल्दी परिवर्तन भी उत्पाद जीवन चक्र को प्रभावित करता है। अगर लगातार तकनीक की ज्ञान बदलता जा रहा है या उसमें परिवर्तन होता जा रहा है, जैसे आप मोबाइल का उदाहरण यहाँ पर भी ले सकते हैं। बहुत पहले 2G मोबाइल हुआ करता था, फिर 3G मोबाइल आया। जब तक लोगों ने 3G चलाना सीखा 4G आ गया। जब आप लोग 4G उपयोग कर रहे हैं तो 5G मोबाइल आने लगे हैं। ये उत्पादन में तकनीक में लगातार परिवर्तन है। इसके अलावा पर्यावरणीय घटक भी हैं जो उत्पाद जीवन चक्र को प्रभावित करते हैं। यदि किसी वर्ष वर्षा अधिक हो जाती है तो भी उत्पाद जीवन चक्र प्रभावित होता है, वर्षा ना हो तो भी उत्पाद जीवन चक्र प्रभावित होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों के कमेंट्स और सुझाव मैं आमंत्रित करता हूं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसे लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। आप लोगों के कमेंट्स मिलने पर मैं आगे की वीडियो जल्दी ही प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।